विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देख करके हमने उनमें से कुछ विशेषताएं और लक्षण प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। आज हम उन विशेषताओं और लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जब हमने परिभाषा देखी तो उसमें ये नजर आया कि प्रबंध कार्य दूसरों से काम करवाने की कला है। कल इस बात पर हमने चर्चा की थी। तो नंबर 1 अपना निकल के आता है, यह दूसरों से कार्य करवाने की कला है। कहने का मतलब काम दूसरों से करवाना। प्रबंधक अपने कार्य के अंतर्गत अपने अधीनस्थों को काम का वितरण करता है, उनको बताता है, उनको मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार से प्रबंध में क्या बात निकल के आ रही है कि यह कार्य ऐसा कार्य है जो दूसरों से कार्य करवा रहा है, स्वयं काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? दूसरे व्यक्ति काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात निकल करके आती है कि एक प्रबंध के अंतर्गत हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य किस प्रकार का? जो आपने पहले से तय किया है, जो आपने योजना बनाई है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, एक उद्देश्य को तय किया आपने। तो उद्देश्य तय किया, इट मीन्स प्रबंध के अंतर्गत एक उद्देश्य होता है, यानी कि यह उद्देश्यहीन नहीं होता या प्रबंध में उद्देश्य होता है। दूसरी विशेषता अपने को निकल करके आती है, इसमें उद्देश्य समाहित होता है। किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आप प्रबंधकीय कार्य कीजिए, सबसे पहले आपको योजना बना करके एक उद्देश्य को तय करना पड़ेगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारे संसाधनों को लगाना पड़ेगा, चाहे वह संसाधन मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो। उद्देश्य तय है। एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी सबसे पहले उद्देश्य तय करता है कि मुझे खेल में सर्वश्रेष्ठ बनना है, प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करना। ये प्रथम स्थान प्राप्त करना और खेल में श्रेष्ठ होना, ये उसने उद्देश्य तय किया। उस उद्देश्य को तय करने के पश्चात ही वह वैसा ही प्रयास करता है। तो प्रबंधकीय कार्य में उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए योजना बनाई जाती है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसके पश्चात अपनी तीसरी बात निकल करके आती है कि यह औपचारिक समूह में संपन्न किया जाता है। इसमें औपचारिक समूह में संपन्न किया। तो तीसरा जो विशेषता अपने को प्राप्त होती है वह है संगठन। औपचारिक संगठन जो है वह औपचारिक होना चाहिए या समूह औपचारिक होना चाहिए, तभी हमारा प्रबंधकीय कार्य सफल है। तो समूह में ही प्रबंध किया जाता है। एक समूह है तभी हम उसको प्रबंधकीय कार्य कर सकते हैं। समूह ही नहीं है, भीड़ है, तो भीड़ में हम प्रबंधकीय कार्य नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण इस प्रकार का लेते हैं, जैसे विद्यालय परिपेक्ष के अंतर्गत मध्यांतर होता है। मध्यांतर में सारे भैया बहन खेल के मैदान में चले जाते हैं। उस खेल के मैदान में उनको प्रबंधकीय कोई दिशा निर्देश देना संभव नहीं है, परंतु जैसे ही मध्यांतर बंद होता है, भैया बहन सब कक्षाओं में आ जाते हैं, तो कक्षा के समूह बन जाते हैं और समूह में आचार्य द्वारा प्रबंधकीय कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो विशेषता में ये अक्षर निकल करके आता है कि जो भी प्रबंधकीय कार्य समूह में ही होता है और समूह भी औपचारिक होना चाहिए। इसके पश्चात हमारी चौथी बात निकल करके आती है, वह है यह एक मानवीय कार्य है। प्रबंध क्या है? मानवीय कार्य। चौथी बात, यह मानवीय कार्य है। किसी भी क्षेत्र में प्रबंधकीय कार्य किया जाएगा,
मानव के द्वारा किया जाएगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के विभिन्न कार्यों को करता है। तो विभिन्न कार्यों को करता है तो प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत करता है, उसमें उसको प्रबंधकीय कार्य करना पड़ता है। किसी जानवर के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा कोई प्रबंधकीय कार्य नहीं किया जाता। फैक्ट्री में देख लीजिए, मानव काम कर रहे हैं, मानवीय संसाधन काम कर रहा है, भौतिक संसाधन काम कर रहा है, उन सबका प्रबंधकीय कार्य एक प्रबंधक के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये बात हमारी 4 नंबर पे मानवीय कार्य है, यह है लक्षण प्रकट होगा। 5वीं बात अगर हम बात करते हैं तो चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध कैसा कार्य है? चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध चुनौती पूर्ण कार्य है। किसी भी क्षेत्र में प्रबंधकीय कार्य करना होता है, उस कार्य से संबंधित योजना बनाना, योजना के लिए संगठन को इकट्ठा करना, संगठन बनेगा, संगठन को बनाने में बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। तो प्रबंध जो काम है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत आसान क्रिया नहीं है, क्योंकि प्रबंध में हर प्रकार के परिप्रेक्ष्य को देखा जाना है। एक संगठन है, फैक्ट्री है, विद्यालय है, राजनीति है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक संस्थान है, इन सब के अंतर्गत योजना बना करके काम करना और काम करने वालों के लिए संगठन को बनाना ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, उन सब समस्याओं का समाधान करने के बाद उनको संगठित करना, ये संगठन करना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो प्रबंध के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि चुनौती सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति इस चुनौती को दूर कर देता है, जो व्यक्ति इस चुनौती को आत्मसात करके उसका समाधान कर देता है, वह प्रबंधकीय कार्य बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। अन्यथा चुनौती उसको समाप्त कर देती है और उसका प्रबंधकीय कार्य जो होता है, उसका प्रबंध जो है वह निष्फल हो जाता है। और जब प्रबंध निष्फल हो गया तो उद्देश्य की प्राप्ति करना भी बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ये क्लियर? इसके बाद में प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजन, प्रबंध में सृजन होता है। यह एक सृजनात्मक कार्य है। कल मैंने बताया था आपको कि प्रबंध के अंतर्गत कला, विज्ञान और प्रबंध करने वाले के स्वयं के अनुभव का आधार है। अनुभव के आधार पर है सारा का सारा, अनुभव के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। एक प्रबंधक को किसी कार्य को करने में कुछ समस्या पैदा हो गई, उस समस्या का समाधान करने के लिए कारण को ढूंढा जाता है और कारण ढूंढने के बाद में उस कारण को समाप्त किया जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक बात। एक समस्या है, एक प्रकार से हमने काम को किया, किसी एक पद्धति से कार्य को किया, उस पद्धति से वह कार्य सही नहीं हो पा रहा, तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं कोई दूसरे प्रकार का कार्य, दूसरे प्रकार की विधि, दूसरे प्रकार का मेथड हमको काम में लेना पड़ेगा या दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इस कार्य को अच्छी भली भांति प्रकार से कैसे संपन्न किया जाए। तो सृजनशील बन जाएगा व्यक्ति, और सृजनशील बनने से वह नए से नए प्रयोग करता रहेगा, नए से नए सृजनात्मक दृष्टिकोण को पैदा करेगा, नए से नए सिद्धांतों को अपनाएगा और फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कार्य को करेगा। तो प्रबंध के अंतर्गत सृजनात्मक कार्य होता है, कहीं ना कहीं कुछ नया, नव प्रवर्तन सृजनात्मक के अंतर्गत आ जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारी जो कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं प्रबंध के अंतर्गत, कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। सामान्य सिद्धांत कौन से होंगे? अनुभव के आधार पर मैंने यह कार्य ऐसा किया था, इस पद्धति से किया था, ठीक नहीं हुआ, अब ये सही कैसे होगा, इसको कैसे ठीक किया जाए, तो कुछ ना कुछ नया प्रयोग किया जाए, कुछ ना कुछ नया प्रयोग किया जाए। तो नया प्रयोग किया जाएगा, वही क्या है?
सिद्धांत बन के आ जाता है। उस प्रयोग को अगर हमने लागू किया और प्रयोग से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, उद्देश्य की प्राप्ति में आसानी हो गई, तो निश्चित रूप से वह कुछ नया क्या बन गया, सिद्धांत बन गया। तो हमारी जो अगली जो विशेषता निकल करके आती है वह होता है कि इसके अंतर्गत सामान्य सिद्धांत समाहित होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य सिद्धांत समाहित होते हैं। सामान्य सिद्धांत अभी हमारी जो निकल करके आती है विशेषता वह है नेतृत्व। एक प्रबंधक अपने कार्य को हर दृष्टिकोण से अच्छा संपन्न करने की कोशिश करता है। प्रबंधक है स्वयं काम नहीं कर रहा, वह काम करवा रहा है। दूसरों से काम करवाने की कला है। दूसरों से काम कौन करवाएगा? जिसमें नेतृत्व का गुण होगा। तो एक प्रबंधक के अंतर्गत नेतृत्व की बात भी हम करते हैं, क्योंकि वह अपने अधीनस्थों से काम करवाने वाला है। तो अधीनस्थों से काम करवाएगा तो निश्चित है कि उस प्रबंधक में नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर नेतृत्व की क्षमता नहीं है तो उसके अधीनस्थ उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे, उसकी बात को नहीं समझ के उद्देश्य की प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। अतः प्रबंधक के अंतर्गत, प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत नेतृत्व की शक्ति भी होनी चाहिए। वह व्यक्ति जिसमें नेतृत्व की शक्ति होती है वह प्रबंधकीय कार्य श्रेष्ठ कर सकता है।